वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेसन में हमने आपको ये होमवर्क करने के लिए दिया था कि आप इसको ट्राई करेंगे, नॉट होमवर्क, चैलेंज कह लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि इन्हीं सवालात को मैं आपको करके एक्सप्लेन करूँ कि जो सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन है, एक ही टर्म को अलजेब्रा में ब्रेक करना, ये हम करके नहीं देखते। नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप उसको मेंटली कर लेंगे, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते। सम टाइम ऐसे सवालात आ जाते हैं कि वहाँ पे हमें ये टेक्निक कम से कम पता हो तो हम मेंटली भी कर पाएंगे। जब तक स्किल हमें नहीं आएगी, हमें मेंटली करने में भी मुश्किल होगी। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम इनके फैक्टर्स बना। ज़रूरी नहीं है इनको हम इस प्रोसेस को करेंगे नहीं कहीं भी, लेकिन हमारे जहन में होना ज़रूर चाहिए, तो कहीं हमें हेल्प कर सकता है। जैसे कि नेगेटिव 51x/², ये नेगेटिव साइन की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा। वी हैव रियल वैल्यू 51 एंड x/², ये भी इतना मुश्किल काम नहीं। तो 51 के क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? ठीक है, ये 3, 5 + 1 6 होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा 17, और 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ये तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे नेगेटिव 15x/², बेसिक 51। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? ये होंगे -3। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ कि अलजेब्रा में ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा सा फर्क भी होता है इसमें, लेकिन खैर इस डिबेट में भी हम नहीं पढ़ना चाह रहे। ये इसके सिंगल टर्म फैक्टराइजेशन है, एक टर्म को फैक्टर्स में ब्रेक करना। ठीक है, जब फैक्टर्स बन जाते हैं तो हम उसे सिंगल टर्म ही कहते हैं। अच्छा, अब जैसे 36 है, 36a²b³, तो ये क्या बनेगा? 36a²b³। ये आप लोगों ने करके यकीनन देखे होंगे। ये होगा 2 2 3 3 a.b.b.b। इसमें 36 के फैक्टर बन रहे हैं। 4 9 तो 36 होता है, तो 2 2 तो 4 4 3 12 एंड 12 3 36। a² का मतलब 2 a हैं इसके अंदर और 3 b's हैं। सेम वे अब यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, तो 144 के फैक्टर्स क्या होंगे? 144 होता है 12 12 44। तो ये क्या बनेगा? देखिए, 12 का मतलब क्या है? 2 2 2। दिस इज 144, लेट मी राइट इट देयर। अब 144 को अगर हम देखना चाहें कि 144 कैसे बनेगा, तो सिंपल फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। और लेट्स सी कि वो देखिए 144 एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स बिसाइड्स p² q r³। तो असल प्रॉब्लम क्या है? 144, ये क्लास 4 का मैथ्स है। 144 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ये बहुत छोटी क्लासों की बात है, लेकिन मुश्किल क्या है कि इस वक्त तक हम लोगों को याद नहीं रहती। जब तक हम क्लास 9 में आते थे, 2 7 2 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 एंड देन 3 1 3। तो 144 को जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है? 2.2.2.2 3.3। p² का मतलब है p.p, q तो एक ही है, r.r.r। ओके, सो दिस इज़ द। अब ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, लंबा है। इसको मैंने बता चुका हूँ, इसको हम मेंटली करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो वेरिएबल्स हैं, इसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कितने फैक्टर्स हैं। दिस इज़ द वे हाउ इट शुड बी डन। आज मैं आपको थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड शक्ल दिखाऊंगा सिंगल टर्म की, और उनको फैक्टर्स, उसमें फैक्टर्स को देखना कि वो फैक्टर्स उसमें कहाँ मौजूद हैं, वो हम आज सीखेंगे। प्रोसेस वही है, फैक्टराइज करना। लेकिन सिंगल टर्म जो है ना, नॉर्मली इसको सिंगल टर्म को फैक्टराइज करके देखना अलजेब्रा का प्रोसेस नहीं है। याद रखें, अलजेब्रा में सिंगल टर्म को फैक्टर नहीं बना के देखते, लेकिन जब तक हम उसमें फैक्टर्स को देख नहीं सकते, हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन को नहीं कर सकते। तो देखिए, मिसाल के तौर पर ये है 6 6x + y a²b। सवाल ये कि इसमें कितने फैक्टर्स मौजूद हैं, लीविंग वन को छोड़ दीजिए, वन तो हर जगह होता ही है। इसमें कितने फैक्टर्स मौजूद हैं?
क्या ये वन टर्म है? पहली बात तो मैंने कहा सिंगल टर्म की मैं फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, तो ये याद रखिए कि ये वन टर्म है। इसमें मुझे x प्लस वाई नज़र आ रहा है और ये बहुत सारे लोगों को लगेगा इसमें तो दो टर्म्स हैं, लेकिन जैसे ही ये ब्रैकेट में बंद हुआ तो ये एक फैक्टर बन गया। दिस इज़ वन फैक्टर। और फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा एक ही टर्म का हिस्सा रहते हैं। इस तरह इसके जो फैक्टर्स हैं कितने हैं देखिए, 2 टाइम्स 3, फिर उसके बाद में है x प्लस वाई, ये एक फैक्टर है, फिर a डॉट b। अब इसके फैक्टर्स काउंट करना चाहें, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। और x प्लस वाई जो है वो क्या है, वो एक फैक्टर है। ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म अगर ब्रैकेट में बंद हो जाए तो वो क्या बन जाती हैं, एक टर्म बन जाती हैं। तो गेट दिस एग्जाम्पल नाउ। इसमें ये एक टर्म है। पहली बात तो ये कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि ये एक टर्म है, ये एक ही टर्म है। देखिएगा इसके दरमियान में ये प्लस और ये माइनस का साइन जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट है जो कि ऑपरेट कर रहा है इस टर्म के बाकी चीज़ों के साथ। तो लिहाजा ये सिंगल टर्म है, ये एक ही टर्म है। लेकिन x प्लस वाई और a माइनस बी जो वन फैक्टर हैं, तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, कितने फैक्टर्स हैं? तो 35 के बन सकते हैं, 5 टाइम्स 7। x प्लस वाई के दो फैक्टर्स हैं और a माइनस बी के 3 फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। सो ये सिंगल टर्म को ब्रेक करना ये बहुत ही बेसिक बात है। जब तक कि हम एक टर्म के अंदर मौजूद फैक्टर्स को देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते, तब तक हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। नाउ वी आर इन गुड पोजीशन कि अब हम अगर एक टर्म के अंदर फैक्टर्स को ढूंढ सकते हैं तो अब हम इस काबिल हैं कि हम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को समझ सकें। सो अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के जो प्रोसेस हैं उनको किस तरतीब से सीखना चाहिए। सो लुक एट हियर, अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन। अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन कितने तरीक़ों से हो सकती है। सो मैं इनके नाम खुद रख रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं, ठीक है। चौथा मेथड जो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस और आएंगे जो कि हम अलग अलग सीखेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जो हर जगह पर आपको करना ही होता है वो है कॉमन फैक्टर्स मेथड। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मेथड पहला मेथड है, कॉमन फैक्टर्स मेथड। मैं अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन को बहुत मुश्किल टॉपिक समझता हूँ पढ़ाने के लिए। पढ़ने वालों को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, पढ़ाने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब पढ़ने वाले एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है। पढ़ाने वाले बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ा लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो सीख भी लेते हैं। लेकिन पढ़ाने वाला अगर ईमानदारी के साथ बच्चे को इस काबिल बनाना चाहे कि वो एग्ज़ाम में इसको आसानी से करे तो ये काम टीचर के लिए आसान नहीं होगा ना। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं एक मेथड का नाम बता रहा हूँ और भी आपको मेथड का नाम बताऊँगा, आप उस मेथड को सीख लेंगे। किताब में किसी भी एक्सरसाइज में आपको बता दिया कि ये सारे सवाल इस मेथड से होंगे, आप बड़े आसानी से करते जाएंगे, इसलिए कि आपको मेथड को चूज़ नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज के साथ पता चल जाता है ये एक्सरसाइज किस मेथड से होगी, इसके इतने सारे क्वेश्चन कौन से मेथड से होंगे, आप कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं पता चलता, आपको सिर्फ सवाल होता है, आपको ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा सवाल किस एक्सरसाइज से आया है, किस टाइप का है। वो टाइप आपको खुद ढूंढनी होती है, आपको खुद डिसाइड करना होता है कि ये सवाल है, अब इसको किस मेथड से करना है। ये जो डिसीजन मेकिंग है ये सिखाना बच्चों को बहुत मुश्किल काम है और ये बच्चों को सीखना है, ये सीखना है।
मेथड सीखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब सवाल आपके सामने आएगा तो उस वक्त बहुत सारे मेथड आपके सामने होंगे, सवाल कुछ नहीं बताएगा कि मुझे किस मेथड से करना है। दैट हैज़ टू बी योर चॉइस। तो वो कैसे करना है ये असल काम है। सो दैट्स वाई इन मेथड्स को बड़ा गौर से सीखना है। नंबर 2, अब कॉमन फैक्टर मेथड तो बेसिक है, याद रखें ये मेथड तो जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी तरीके से ये तो आपको करना ही करना है, ये तो बेसिक मेथड है, लेकिन इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मिला के इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके बाद में देखिए दूसरा मेथड है ग्रुपिंग, लेकिन ग्रुपिंग अकेला नहीं होता, ग्रुपिंग के बाद फिर आपको कॉमन फैक्टर करना होता है प्लस कॉमन फैक्टर। तीसरा मेथड जो है एक्चुअली इसमें हम स्टेप्स ऐड करते जा रहे हैं। तीसरा मेथड जो होगा उसमें हम एक स्टेप और कर देंगे, वो क्या होगा, मिडल टर्म पार्ट्स प्लस ग्रुपिंग, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर प्लस कॉमन फैक्टर्स। ये वो तरीके हैं जो कि मेथोडिकल हैं, आपको सीखने हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड है, उसके बाद में फिर ग्रुपिंग करके फिर कॉमन फैक्टर वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, और फिर तीसरा मेथड है मिडिल टर्म पार्ट्स विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मेथड। ये हमें बहुत ही मेहनत से सीखना होगा। फिर उसके बाद फिर आप वही करेंगे, कौन सा, ये वाला प्रोसेस करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर लेंगे। सो कॉमन फैक्टर तो हर जगह इस्तेमाल होना है। चौथा मेथड की मैंने बात की थी, बस ये आई होप कि आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, अगर दरमियान में कोई आया तो। लेकिन इस चौथे मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, वो कोई मेथड नहीं है, वो है फार्मूले। इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासों के अंदर मुख्तलिफ फार्मूले सिखाए जाते हैं। हम देखेंगे इसमें कितने फार्मूले आपके पास 9th में इस्तेमाल हुए हैं और फर्दर क्लासों में कितने होते हैं। तो ये फार्मूले जो है ये इसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, ठीक है। तो फार्मूलों को हम सबसे एंड में करेंगे, हम पहले फैक्टराइजेशन के सारे मेथड सीख लेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो किसी भी मेथड से नहीं हो सकते। जब हमारे तीनों मेथड फेल हो जाएंगे तो फिर हम फार्मूलों का सोचेंगे, याद रखें। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पहले हमारी कोशिश हमेशा होगी कॉमन लें, कॉमन नहीं मिले तो ग्रुपिंग करके कॉमन लें, अगर ग्रुपिंग करके कॉमन ना आ रहा हो तो फिर मिडिल टर्म लेके मिडिल टर्म को ब्रेक करें और ब्रेक करके पार्ट्स बनाना, ब्रेक करना, एंड देन ग्रुपिंग करें और फिर कॉमन फैक्टर लें। अगर ये तीनों तरीके कामयाब नहीं होते हैं तो फिर आप फार्मूले पे जाइएगा। ये तरतीब होगी काम करने की। सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ फैक्टराइजेशन की जाती है। अगर हम अनसिस्टमेटिक होकर रैंडमली करना शुरू करेंगे तो इन द एंड यू विल हैव नथिंग इन योर हैंड्स। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग राइट नाउ हियर। हम अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे एंड हम पहला मेथड सीखेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।